आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षदा जैन। आज के वीडियो में मैं कुछ आपके साथ गोल्डन रूल्स शेयर करने वाली हूँ जो कि कस्पर इंटरलिंक्स में बहुत ही ज़रूरी हैं। देखिए, गोल्डन रूल्स का मतलब है कि अगर मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताने जा रही हूँ जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन कर पाएंगे। और ये नियम मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पर भी बता रही हूँ, जो मैंने इतने वर्षों में अनुभव किया, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि अभी तक के वीडियोस में आप देख ही चुके हैं कि कस्पर इंटरलिंक्स हमारी सब लॉर्ड पर काम करती है। तो यानी कि जो भी किसी कस्प का सब लॉर्ड रहेगा तो सब लॉर्ड को सुप्रीमो माना गया है। यानी कि कोई भी प्लैनेट अगर वो सब लॉर्ड लेवल पर आता है तो वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है। यानी कि सपोज़ जैसे वीनस आपका सेकंड सब लॉर्ड आ रहा है या मून आपका फोर्थ एसएसएल आ रहा है, तो इट मीन्स मून एज अ फोर्थ एसएसएल फोर्थ हाउस का बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट हो जाता है। और वीनस जो है वो सेकंड एसएसएल अगर बनकर आ रहा है तो वो सेकंड हाउस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट हो जाता है। और कोई भी प्लैनेट जब इस तरह से उनके नक्षत्राज में आएगा तो वो बहुत डेफिनेटली वो दूसरे के चौथे भावों के डेफिनेटली बहुत बढ़िया फल देगा। इसी तरह कोई प्लैनेट भाव चार्ट में अगर किसी घर में बैठा है, सपोज़ जैसे सन आपका चौथे घर में बैठा है या शुक्र आपका आठवें घर में बैठा है, तो वो प्लैनेट वहाँ का वर्चुअल सब लॉर्ड बन जाता है। मीन्स कि अगर जब भी किसी प्लैनेट का उस नक्षत्र में गोचर आता है, कि सपोज़ जब चंद्रमा आपका सन के स्टार में गोचर करेगा और सन आपका फोर्थ हाउस में बैठा है, तो इट मीन्स उस दिन आपका फोर्थ हाउस डेफिनेटली एक्टिव होगा। वो जो सन है वो वहाँ आपको फोर्थ हाउस के पूरे पूरे आपको फल देगा। इसी तरह हम चार्ट में देखते हैं कि किसी प्लैनेट को पीएस होता है और किसी प्लैनेट को पीएस नहीं होता। तो डेफिनेटली जिस प्लैनेट को पीएस है वो ज़्यादा पावरफुल होता है आपके चार्ट में। जैसे कि अगर हम कंपेयर करें कि सपोज़ आपके चार्ट में सैटर्न को पीएस है और जुपिटर को पीएस नहीं है, और सैटर्न आपके भाव चार्ट में कहीं 10वें घर में बैठा है और जुपिटर भी आपके भाव चार्ट में 10वें घर में बैठा है, तो जुपिटर और सैटर्न को अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों में से सैटर्न आपके 10th हाउस का ज़्यादा स्ट्रांगली रिजल्ट देगा, बिकॉज उसको पीएस है। तो जो प्लैनेट को पीएस रहता है वो बहुत पावरफुल हो जाता है और वो जिस भी घर में बैठता है वो उस घर का बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन जाता है। तो यानी कि अगर कोई प्लैनेट विद पीएस आपके दूसरे घर में बैठा है तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि जब भी गोचर में कोई प्लैनेट या चंद्रमा कभी भी उसके स्टार में आएगा तो वो उस दिन आपका सेकंड हाउस डेफिनेटली एक्टिव हो जाएगा। तो इसी तरह हम बाकी प्लैनेट्स को भी देख सकते हैं। और एक बात जो मेन है हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जैसा कि नक्षत्र ज्योतिष का नियम है कि हर प्लैनेट अपने नक्षत्र लॉर्ड का फल देता है, तो इसी तरह हमें हमेशा ये चीज़ का ध्यान देना है कि कोई भी प्लैनेट अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू किन किन हाउसेस को इन्वॉल्व कर रहा है। हमें इन्वॉल्वमेंट पे बहुत ख़ास ध्यान देना है, क्योंकि जो घर हमारे इन्वॉल्व होंगे हमें सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं घरों का ही रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज़ सन है और सन जो है आपका गुरु के नक्षत्र में है। अब गुरु आपका अगर 5th हाउस से 7th हाउस से लिंक हो रहा है और साथ ही साथ वो कहीं 10वें से भी लिंक हो रहा है और वो छठे से भी लिंक हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जब भी सन अगर कहीं का एसएसएल बन के आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अगर सपोज़ सन आपका 7th एसएसएल आ जाता है तो वो आपको 5वें और 7वें घर का फल देगा। इसी तरह और अगर सन की जब भी दशा आएगी, भुक्ति अंतरा या वो कहीं भी एज अ दशा लॉर्ड प्रकट होगा, तो वो हमेशा आपको 5वें का, 7वें का, छठे का, 10वें का इन घरों का ही फल देगा। इसके अलावा वो आपको किसी 5वें घर का फल कभी नहीं देगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक इन्वॉल्वमेंट में हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि सपोज़ हमारी इन्वॉल्वमेंट किस तरह की हो रही है। सपोज़ अगर हम प्रोफेशन देख रहे हैं, प्रोफेशन में हमेशा 2, 6, 10, 11 अगर इन भावों की डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कि आपका अगर 10वां घर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है
वो इन्वॉल्वमेंट बहुत पॉजिटिव मानी जाती है। और सपोज़ आपका जो इन्वॉल्वमेंट है आपकी 2, 6, 10, 11 की नहीं हो रही या सिर्फ 11 की हो रही है और फर्दर सबलॉट भी किसी इतने रेलिवेंट हाउस में नहीं आ रहा, तो वो प्लैनेट आपको कभी भी इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट कभी नहीं देगा। हाँ, अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट 6 की, 10 की, 11 की स्टार लेवल पे हो रही है और आगे सबलॉट भी किसी पॉजिटिव पोजीशंस में आ जाता है, तो वो प्लैनेट आपको बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट देता है। तो प्लीज़ इन्वॉल्वमेंट पे ज़रूर ध्यान दीजिए। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंकेजेस होती हैं, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि आपका प्राइमरी हाउस डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। लेकिन मैंने ये पाया है कि जो आपका प्राइमरी हाउस डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है वो आपको ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट डेफिनेटली देता है। इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी आपको रिज़ल्ट देती है, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है वो इवेंट को बहुत अच्छे से और जल्दी देती है। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी हाउस के लिए उसकी जो 12वीं पोजीशन है वो मैंने पाई है कि वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव करती है। कि सपोज़ अगर आपका 10th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है और सबलॉट कहीं आपका 9 में आ जाता है, तो यानी कि 10वें के लिए 9वां उसकी 12वीं पोजीशन हो गई। तो इस केस में आप यकीन मानिए कभी भी आपको उस कस्प के जो हाउस आपका इन्वॉल्व हुआ है, कभी भी आपको उसके पूरी लाइफ में पूरे फल कभी नहीं मिलेंगे। इस चीज़ को आप अच्छे से गांठ बांध लीजिए। आप कितने भी उपाय कर लें, आप कितनी भी रेमेडीज़ कर लें, आप कुछ भी कर लें, अगर आपका चार्ट में इस चीज़ का प्रॉमिस है कि 10 को इन्वॉल्व करके 9 से कमिट कर रहा है या 7 को इन्वॉल्व करके 6 से कमिट कर रहा है, तो आपको उस घर के पूरे पॉजिटिव फल अपने जीवन काल में कभी नहीं मिलने वाले। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए कि सबलॉट की पोजीशन अगर इन्वॉल्व हुए हाउस से 12वीं आती है तो उस घर के फलों में डेफिनेटली कमी आनी ही आनी है। इसके साथ ही साथ कस्पल में मल्टीप्लिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मल्टीप्लिकेशन मीन्स हर घर से तीसरा घर उसका मल्टीप्लिकेशन हाउस माना जाता है। जैसे लग्न के लिए तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, तो ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। वैसे भी अगर हम देखें तो देखिए क्या है, असेंडेंट क्या है, हम खुद, तो यानी और तीसरा घर क्या है, हमारे छोटे भाई बहन, यानी कि असेंडेंट का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हमारे बाद कौन आया, हमारा छोटा भाई बहन। तो लग्न से तीसरा क्या हुआ, मल्टीप्लाई होके हमारे बाद आने वाले हमारे छोटे भाई बहन हो गए। इसी तरह 11वां घर जो है हमारे एल्डर सिबलिंग्स का है, तो यानी कि पहले हमारे एल्डर सिबलिंग्स आए और वहाँ से तीसरा घर हो गया असेंडेंट, यानी कि हमारा हो गया। तो इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जब कभी भी आपका जो प्राइमरी कस्प है, यानी प्राइमरी भाव है, वो इन्वॉल्व होता है और आगे सबलॉट कहीं मल्टीप्लाई हाउसेस में आता है, तो वो उसके सिग्निफिकेशंस को डेफिनेटली इन्हेंस करता है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, जैसे सपोज़ आपका चौथा घर इन्वॉल्व हो रहा है और सबलॉट कहीं 6 में, 8 में, 10 में, 12 में इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करता है, तो वो उस चौथे घर की सिग्निफिकेशंस को डेफिनेटली इन्हेंस करेगा। कि सपोज़ अगर उस दशा में, इस तरह की दशा में, पहले आपका नेटल चार्ट का प्रॉमिस भी होना चाहिए, और अगर इस तरह की दशा आती है तो वो इंसान प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी बनाता है, यानी कि उसकी कई प्रॉपर्टी बनती हैं। तो मल्टीप्लिकेशन उस वे में बहुत पॉजिटिव है। लेकिन कभी कभी मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव भी देती है। वो कैसे? सपोज़ अगर आप डिजीज़ देख रहे हैं, अगर आपका 6 हाउस इन्वॉल्व हो रहा है, 6 को इन्वॉल्व करके अगर वो 8 से कमिट करेगा, तो यानी कि वो क्या करेगा, 6 हाउस के सिग्निफिकेशंस को बढ़ाएगा। तो यानी कि जो आपकी बीमारी है वो फर्दर और बढ़ेगी और ग्रो होगी, वो और सीरियस सिकनेस में डेवलप हो जाएगी। तो इस तरह से सिग्निफिकेशन हमेशा हर घर की उसको महत्व को और ज़्यादा बढ़ा देती है। वैसे भी अगर हम देखें तो जो भी हमारे हाउसेस हैं, एक घर के सामने जो दूसरा घर है, वो दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज़ फर्स्ट हाउस असेंडेंट है, यानी कि हम हैं, और 7th हाउस हमारे अपोनेंट का आ जाता है, हमारे स्पाउस का आ जाता है। दूसरे के सामने आता है 8वां घर, दूसरा घर यानी कि हमारा घर परिवार, 8th हाउस हमारी विरासत, दूसरा घर हमारा पैसा, 8th हाउस दूसरे का पैसा, तीसरा घर शॉर्ट जर्नीज़, 9वां घर लॉन्ग जर्नीज़, चौथा घर जहाँ हमारे घर का है, और 10वां घर हमारा कर्म स्थान है।
तो यानी कि हम घर और अपने काम इन 2 जगहों पर ही रहते हैं, या 10वां घर हमारा कर्म स्थल है, चौथा घर हमारे अपोनेंट का कर्म स्थल है, 5वां घर क्रिएटिविटी का है, 11वां घर न्यू आइडियाज़ का है, छठा घर बीमारी का है, तो 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का है। तो इस तरह सभी घर और उसके सामने वाले घर आपस में ज़रूर इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये जो मैंने कुछ आपको बातें बताई, इस चीज़ को आप याद रखिए, और इन नियमों को अगर आप याद रखकर कस्पल करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से प्रेडिक्शन कर पाएंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।